हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, हम आपके सामने आज RCIT का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका पार्ट 1 हम आपके सामने इस वीडियो में रख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट पर आपको RCIT संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 12। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 12 चूँकि जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स, इस चैप्टर में जो भी आपको दे रखा है वो सभी चीज़ें आपको कवर की जाएगी और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट होगा हमें उसी पे ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS X और iOS के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। यानी कि यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS, iOS इन सभी में चल जाता है, जिसको इन्होंने स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी नाम दिया हुआ है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि जो एक्सेल का जो नाम होता है वो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी होता है। इसके बाद में इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है। इसका यूज़ होता है कि यह डेटा को स्टोरेज में यानी डेटा भंडारण में काम आता है। डेटा को ऑर्गेनाइज भी इसके द्वारा किया जा सकता है। डेटा का विश्लेषण, एनालाइजिंग, इन सभी 3 चीज़ों का यूज़ हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं डेटा को सेव करके। इसके बाद में इसके अंदर हम डेटा का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ग्राफिक टूलिंग यानी इसमें कोई चार्ट वगैरह लगा कर भी समझा सकते हैं। पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और मैक्रो प्रोग्रामिंग मतलब छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर विजुअल बेसिक कहा जाता है, जिसे हम छोटी मोटी प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फीचर्स आपको एक्सेल में देखने को मिलेंगे। और यही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग होता है, जिसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमें एक्सेल देखने को मिलता है। तो ये 3 पॉइंट थे जो भी हमने आपको डिस्कस करे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मूलभूत यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई एक्सेल में एक्सेल का जो भी व्यूज़ होते हैं उसमें क्या उनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार होती है, सेम होती है जैसे कि MS वर्ड में होती है। मेन्यू रिबन होते हैं, टाइटल बार होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है, शीट्स आती है बस इसमें एक नया टूल जो होता है, और एक व्यू टूल बार। ये ये एक जो पॉइंट है शीट्स का जो आपको देखने को नया मिलेगा इसके अंदर एक्सेल के अंदर। अभी हम आपको स्टार्ट करके बताएंगे, इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें इन्होंने वापस बता रखी है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कि रिबन भी नए कस्टमाइज टैब समूह में कमांड जोड़कर कस्टमाइज बनाया जा सकता है। यानी आप अपने अकॉर्डिंग रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर लिंक दे रखा है। जैसे कि हम इस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं रिबन को। अब रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए शीर्ष दाएं तरफ कोने में राइट साइड में एक बटन होता है, माउस एरो के जरिए हम उसके जरिए कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो कैसे ओपन करते हैं वो बता देते हैं। स्टार्ट बटन पे आपको जाना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम पे जाकर आपको देखना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी हमारा 2013 पर हम वर्क कर रहे हैं, बट आपके सिलेबस में 2010 है तो इतना कोई डाउट नहीं है। तो 13 पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया एक्सेल 2013। जैसे हमने एक्सेल 2013 पे क्लिक किया तो आपके सामने एक्सेल की फ़ाइल इस तरीके से खुल जाती है। आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कशीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सामने एक्सेल का प्रीव्यू आ चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर ये बटन दिख रहा है आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे अगर हम इसको ऑटो हिट कर देंगे, शो टैप्स कर देंगे, शो टैप पे क्लिक करें। ऑटो हिट का मतलब ये जो चीज़ थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर छुप चुकी है। अब ऑटो हिट से हमें हटाना है तो सिंपल हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे शो टैप्स पे, तो देखिए यहाँ पर हमारी टैब शो हो जाएगी। इसके बाद में अगर शो टैप्स एंड कमांड, अगर हम सभी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में ये तो था हमारा टैब्स वगैरह का। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दे रखा है कि माउस क्लिक या कीबोर्ड पर उपलब्ध अप, डाउन, राइट और बाय लेफ्ट एरो कीजी के द्वारा उपयोग स्प्रेडशीट सेल के चारों ओर विभिन्न सेलों को मूव अराउंड कर सकते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है आपके सामने। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जैसे अभी मैंने इस आई वाले बटन पे क्लिक किया तो इसे हम बोलते हैं कॉलम। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम। जैसे हमने एन पे क्लिक किया तो ये होता है कॉलम। ऐसे हमने 1 2 3 4 इन पे सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो सेलेक्ट होता है उसे बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो और कॉलम यहाँ पे ध्यान रखना है। रो और कॉलम से मिलने वाला जो भी पॉइंट होता है, जैसे अभी यहाँ से अगर हमारी कॉलम गई है तो इस वाले सेल को, इसको हम सेल बोलते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। यानी छोटे छोटे से जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। एक्सेल के अंदर सेल नाम आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो सेल हम इन छोटे छोटे भागों को बोलते हैं जो कि कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन बिंदु से प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं सेल।
अब इसके बाद में हम आपको एक और चीज़ अभी बता देते हैं कि जैसे अगर इसमें इम्पोर्टेंट सेल का ही होता है खेल पूरा का पूरा। अब इसमें आपको बता देते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर सेल पे क्लिक किया है, जैसे आपने सेल पे यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर H7 लिखा हुआ आ रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉलम का नेम लिखा होता है जो कि H है, तो H आपको सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं कॉलम, और जो 7 लिखा हुआ है वो हमारी रो होती है। यानी जो भी हमारा ये सेल है वो किस पोजीशन पर है, H नंबर रो पर, H नंबर कॉलम के 7 नंबर रो पर। अब सिंपली अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम C लिखा हुआ है तो C वाले कॉलम पर, और जो रो है वो कौन से नंबर रो है, हमारी 3 नंबर रो है। अब जो ये हम देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ें जो थी हम इसको मूव कर सकते हैं। अब एक स्प्रेडशीट में सैकड़ों कॉलम होते हैं और हज़ारों रो होती है, इसका कोई वो नहीं होता है। जब भी आप चाहे नेम बॉक्स पर, अभी हमने आपको नेम बॉक्स बताया था कि आप जब भी चाहे नेम बॉक्स पर क्लिक कर कर A1 टाइप कर होम सेल पर जा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर जैसे आपको A1 सेल पे जाना है तो आपने खाली A1 लिख देना है, और जैसे एंटर मारेंगे तो देखिए आप A1 सेल पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अभी हमने क्लिक नहीं किया है। अभी सपोजिट वापस मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोजिट आपका कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सपोजिट आपने यहाँ पर टाइप कर दिया A1 लिखकर आपने एंटर मारा तो देखिए आपका जो भी सेल का एड्रेस है वो यहाँ पर चला गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है पर क्लिक कर कर A1 टाइप कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो A1 सेल होता है वो सबसे स्टार्टिंग का सेल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अभी इन्होंने बताया कि नेम बॉक्स हमारा क्या होता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर कैरेक्टर्स में जो सबसे पहले जो कैरेक्टर्स आते हैं वो सभी हमारे कॉलम होते हैं, वो हमारे सभी क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और जो न्यूमेरिक नंबर्स लिखे हुए आते हैं वो सभी हमारे रो नंबर होते हैं। अब इसके बाद में आता है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज में आपको एक्सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हो गया, सेव ओपन वगैरह, इन सभी चीज़ों को देखने को मिलता है। बारी बारी इन्होंने इसके अंदर डिस्कस किया होगा तो अभी आपको इनके बारे में पता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि वो चीज़ें सभी सेम रहती है कि फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है, क्लोज़ कैसे किया जाता है, वह सभी चीज़ें। इसके बाद में आपके सामने आता है कि शीट और वर्कबुक की संकल्पनाएं, कंसेप्ट ऑफ शीट। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, एकाधिक वर्कशीट और चार्ट से मिलकर एक एक्सेल दस्तावेज का निर्माण होता है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्कबुक किसे कहते हैं। तो वर्कबुक आपका वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनती है, इन दो चीज़ों से आपका मिलकर बनती है जिसका नाम है वर्कशीट और चार्ट, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर आपको बुक में दे भी रखा है कि ये पूरा का पूरा आपके सामने कॉलम है और ये पूरा का पूरा रो है। जब भी कॉलम और रो को मिलने से जो भी हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं सेल, ठीक है। और ये हमारी रो होती है, ये हमारा कॉलम होता है, और ये हमारा नेम बॉक्स होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि जब आप ऊपर स्टेप्स का पालन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के लिए करते हैं तो आपके सामने वर्कबुक खुलती है, ओके। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो शो होती है वो वर्कबुक ओपन होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कबुक ओपन होती है आपके सामने वो 3 वर्कशीट हमेशा ओपन आपको मिलेगी। अभी हम 2013 पर आपको वर्क कर रहे हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको खाली एक दिख रही है, बट आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर 2010 के बारे में पूछेंगे तो आपको वहाँ पर जैसे शीट 2, शीट 3, ऐसे 3 शीट ओपन करी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर ये ही डिफरेंस है, बस आपको ये याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट 2010 में जो शीट हमें मिलती है वो 3 शीट मिलती है, जो कि आपको बुक में दे रखा है कि 3 शीट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। आवश्यकता अनुसार 3 से अधिक वर्कशीट भी आपके उसमें शामिल कर सकते हो। अभी अगर हमें 3-4 करनी है तो हम प्लस पे सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और शीट एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो जितनी चाहो आप शीट एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्कशीट जोड़ने का शॉर्टकट जो है Shift+F1, वो भी आपको याद रखना है कि आप शिफ्ट के साथ जैसे ही F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक और वर्कशीट ऐड हो जाएगी। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक वर्कशीट में जो कुल रोज़ होती है, अभी हमने आपको बताई थी रोज़ क्या होती है, तो यहाँ पर जो रोज़ होती है वो होती है 10,48,575, 10,48,575, एंड जो कॉलम्स होते हैं वो 16,384 यानी कि 16,384 कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं 2010 की। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो कि आपके कॉलम और रो को प्रतिच्छेदन
यानी इंटरसेक्ट करके, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसे हम सेल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको बता ही रखा है कि लेफ्ट मोस्ट होता है, ये सभी चीज़ें जो कि अभी हमने आपको बताई थी। अब दे रखा है कि अपने माउस को क्लिक कर, अब एक और चीज़ इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल है जो कि आपको बता देता हूँ। अगर आपको एक से अधिक सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है, सपोज आपको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से पकड़कर भी कर सकते हैं, ड्रैग पकड़कर आपको ऐसे पकड़कर भी सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बता रखी है, एक से अधिक सेल का चयन करना। तो यहाँ दे रखा है कि अपने माउस बटन को क्लिक करें तथा ड्रैग करने पर एक समय से एक से ज़्यादा सेल चुनी जा सकती है। इसके बाद में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेल में, अब देखिए यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है सेल, और आप लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल में निम्नलिखित कंटेंट को शामिल कर सकते हैं, यानी कि हम सेल में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हम सेल के अंदर नंबर लिख सकते हैं, कोई भी अल्प विराम लिख सकते हैं, यानी पंक्चुएशन, जैसे कि कोई भी डेसिमल पॉइंट हो गया, करेंसी सिंबल हो गया, और या फिर कॉमास वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कोई भी सेल के अंदर। फिर आता है कि हम इसके अंदर टेक्सचुअल कंटेंट, जिसमें कि लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं इत्यादि, जो भी नंबर से संबंधित हो, रिलेटेड ना हो, वह आते हैं। इसमें हम फार्मूला लिखते हैं जो कि एक गणित मैथ इक्वेशन में काम में आता है, और इसमें एक फंक्शन होता है जो कि जटिल, कॉम्प्लेक्स और ऑपरेशन शॉर्टकट नेम में काम में आता है। तो ये सभी कुछ स्टेप्स है जो कि हम एक्सेल की सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको दे रखा है कि बेसिक एक्सेल, कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कबुक कैसे बनाना होता है। तो यहाँ स्टार्ट बटन पर हमें क्लिक करेंगे तथा ऑल ऐप्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे, तब हम ओपन कर सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि कैसे हम एक्सेल को ढूंढ सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक कर कर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, और न्यू बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से 2010 में आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपको क्रिएट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी नई वर्कबुक खुल जाती है। अभी हमने बताया था कि जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारी पहले पहले जो ओपन होती है वो वर्कबुक होती है। इसके बाद में यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 2010 का जो एक्सटेंशन होता है, जिस नाम से सेव होती है, आखिर में जो टाइप होता है वो .xlsx होता है, फॉर्मेट में नई वर्कबुक का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्कबुक बनाने के बाद इसे उपयोग में लेने के लिए सेव किया जा सकता है। वह एक नई क्रिएट वर्कबुक को सेव करने के लिए आप फाइल टाइप पर जाकर सेव एस भी कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बता रखा है कि फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं। सिंपल वही स्टेप्स के ज़रिए हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अभी हम ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो जो रिपीट एक बार कर दी है तो वो आपको बस उसके बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि डिफ़ॉल्ट रूप से हर 10 मिनट में एक्सेल 2010 ऑटो सेव होता है, यानी कि अगर आप सेव नहीं करते हैं तो 10 मिनट अगर आप अपनी फाइल पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं और आप सेव करना भूल गए हैं तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर एक्सेल 2010 के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। अगर आप कम से कम 10 मिनट के लिए एक एडिटिंग कर रहे हैं तो एक्सेल ऑटो सेव संस्करण बना सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स से, यानी कुछ फीचर्स से जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे 2010 के अंदर। अब इसके बाद में आता है कि GUI और शॉर्टकट के उपयोग से खोलना, यानी ओपनिंग ए यूजिंग एंड शॉर्टकट। अब देखिए शॉर्टकट क्या यूज़ हो सकता है। जब भी आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ऑल ऐप्स पे जाएंगे, ये जो ऑल ऐप्स वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है ये आपको विंडोज़ 10 में देखने को मिलेगा। पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और उसके बाद आप उसको खोल सकते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 पर क्लिक करें और ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, और ओपन डायलॉग बॉक्स में अपेक्षित फाइल को या फोल्डर को डबल क्लिक कर कर उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको ओपन करना बताया है। अगर आप एक्सेल की फ़ाइल खोलकर काम कर रहे हैं और अगर आपको कोई दूसरा फाइल और चाहिए तो आप ओपन वाले बटन पर जाके कर सकते हैं। नई वर्कशीट बनाना बहुत इजी है। अभी हमने आपको बताई थी कि नई वर्कशीट में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, जो कि सिंपली यहाँ पर आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे आपके सामने यहाँ पर 3-4 हमने अभी वर्कशीट ओपन की थी, तो अब यहाँ पर जो भी वर्कशीट बनाना चाहते हैं, सिंपल आप प्लस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और शीट बन जाएगी। शीट में हम रीनेम वगैरह, इंसर्ट वगैरह, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको शीट का नेम चेंज करना हो तो सिंपली आपने रीनेम कर देना है। तो मैंने लिख दिया चैप्टर 12। तो यहाँ पर देखिए इस शीट का नाम चेंज हो जाएगा। शीट का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो टैब कलर में जाकर, अब जैसे मैंने ये वाला कलर कर दिया तो देखिए यहाँ पर कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम शीट के अंदर वर्क कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है।
जो भी हमने आपको बताया अभी वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में बता रखी है। इसी प्रकार से वर्कशीट को डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं तथा सेम न्यू वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम मूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि टैब के उपयोग से कॉलम और रो के साथ कार्य करना। जब भी हम होम टैब में उपलब्ध अवेलेबल विभिन्न कमांड के समूह को उपयोग कर सेल की फॉर्मेटिंग की जा सकती है, यानी सभी सेल को हम चूज़ कर कर उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कबुक और वर्कशीट या फिर में उपलब्ध सभी कॉलम्स और रो की ऊंचाई, हाइट और चौड़ाई की होती है। इसे हम होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट के विकल्प। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग हम एक्सेल की जो भी रो और जो कॉलम की जो सेल होती है, हाइट होती है, उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मेट जो दे रखा है इस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रो हाइट दे रखी है और कॉलम की विड्थ दे रखी है, तो अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रो हाइट पे जैसे क्लिक किया तो अभी यहाँ पर 15 दे रखी है। अगर हमें इसे बढ़ाना है, जैसे हमें 20 करना है, हमने 20 कर देना है, तो देखिए जैसे हमने 20 करा तो थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पर हाइट बढ़ चुकी है जो कि रो की। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी कॉलम की विड्थ बढ़े तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे 8.43 दे रखा है तो मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ। जैसे मैंने 12 किया तो देखिए यहाँ पर जी जो लिखा हुआ है उसकी थोड़ी सी विड्थ यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। तो इस तरीके से हम हमारे कॉलम की और रो की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए थे कि कॉलम विड्थ और रो हाइट हम कैसे बढ़ा सकते हैं कोई भी कॉलम में। अब यहाँ दे रखा है कि नई रो और कॉलम वर्कशीट होम टैब पर उपलब्ध स्टार्ट मेन्यू के उपयोग से करा जा सकती है। अब हम कैसे, अगर हमारे को इंसर्ट रो और कॉलम को इंसर्ट करना होगा तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ टाइप करके बता देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे सपोज इट आपके सामने यहाँ पर आपका कर्सर यहाँ पर है सेल पे, अगर आपको कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, इंसर्ट सेल करना है तो इंसर्ट सेल पूछेगा। यहाँ पर पूछा है कि डाउन में करें कि राइट में, तो मैंने किया डाउन में। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो भी सेल है वो आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर रो चाहिए, इंसर्ट रो, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने एक रो आ चुकी है। तो इस तरीके से हम कोई सी भी रो और कॉलम वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको एक्सेल के अंदर मिल जाता है इंसर्ट सेल के अंदर। अब यहाँ पर ये भी दे रखा है कि आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद में जो नया टॉपिक है, एक पॉइंट है जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको कॉपी करने और सेल के कंटेंट को मूविंग करने के लिए जो भी फॉर्मेट पेंटर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग की जाती है उसकी कॉपी बनाता है। यह बटन दस्तावेज को कई स्थानों पर एक फॉर्मेटिंग लागू कर कर काम की पुनरावृत्ति से बचाता है। मतलब ये क्या करता है क्लिपबोर्ड, जब भी आप कट कॉपी पेस्ट मूव वगैरह की ऐसी टेक्निक यूज़ में लेते हैं तो उस टेक्निक को ये एक बार में उसको कॉपी कर लेता है, यानी उसको सेव कर लेता है। फिर उसके बाद में आप उसको मल्टीपल जगह यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में आता है फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप सभी को पता है, जो कि क्या होता है, एक सेल या सेल के समूह के लिए फॉन्ट का आकार, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बॉर्डर को जोड़ने, फॉन्ट रंग बदलने में उपयोगी होता है फॉन्ट ग्रुप। ऐसे अलाइनमेंट ग्रुप होता है, जो कि हमें पता है कि अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जिसके अंदर हम आइकन जो भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग, मर्जिंग करने में उपयोग में आता है। अब यहाँ पर रैप टेक्स्ट के बारे में दे रखा है, तो रैप टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ रैप टेक्स्ट क्या होता है। तो रैप टेक्स्ट सपोजिट आपने यहाँ पर लिखा है कि ज्ञान अलर्ट और RECIT आपने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे आपने लिखा है तो वो सेल के जो भी आपने लिखा है वो सेकंड सेल में जा रहा है, तो इससे बचने के लिए हम सिंपली उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पर हमने लिखा है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम जैसे रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी अभी हमारे सेल की थोड़ी सी विड्थ कम है, तो अभी हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ज्ञान अलर्ट किस तरीके से आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर टोटली बेसिक ये काम होता है कि रैप टेक्स्ट का, अगर वो उस सेल से आपका जो भी वर्ड आपने जो भी लिखा है अगर वो बाहर जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसे नीचे वाले में अपनी जो भी कैपेसिटी होती है, उस रो की विड्थ जो भी होती है, हाइट जो भी होती है, उसके अंदर उसको एडजस्ट कर देता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर मर्ज सेंटर का मतलब क्या होता है, सपोजिट अभी हम सेम टू सेम ऐसे कैसे लिखते हैं, ज्ञान अलर्ट RECIT जैसे आपने लिखा। अगर आप चाहते हैं कि ये टोटली हमारा यहाँ तक आए तो आपको पूरा सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है कि जहाँ तक आपको चाहिए। अभी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए तो हमने इससे पहले पहले सेलेक्ट कर लिया। सिंपल हम मर्ज सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए वो पूरा का पूरा सेंटर में आ चुका है। हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मर्ज सेंटर।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको मर्ज सेंटर वगैरह ये सभी चीज़ आपको करके दिखा दी है कि मर्ज हम कैसे करते हैं। इसके बाद में आता है आपके सामने नंबर ग्रुप, जो कि क्या होता है कि आम प्रारूप रूप जनरल फॉर्मेट में सेल का कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं होता है। एक नई वर्कबुक की सभी सेल के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट मतलब पहले से ही कुछ कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। जब आप एक सेल में एक नंबर या फिर डेटा को एंटर करते हैं तो एक्सेल में इसको प्रेडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है और सेल के लिए इसे अप्लाई किया जाता है। उदाहरण के लिए यानी अगर आपने, अब हम आपको इसको एक बार प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अब जैसे कि अगर हमने अभी इस सेल के अंदर हम कोई सी भी वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4 12 20 20। अब जैसे हमने एंटर करा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक, हमने तो 4 लिखा था बट यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हुआ 0 4 12 12 और ये आ गया। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 5 12 और यहाँ पर 20 लिख देते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट फॉर्मेट में चेंज हो गया। यानी कि एक्सेल जो होता है वो ऑटोमेटिक प्रेडिक्ट करता है कि यूज़र क्या टाइप कर रहा है। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पर हमें नंबर्स वाले जो भी रो होती है, नंबर्स वाला जो ग्रुप है उसमें यहाँ पर फील्ड जो होती है वहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अगर आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो जनरल वैल्यू में यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटली हमें यहाँ पर यही किया गया है कि एक्सेल के अंदर कुछ सेल फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि जनरल होता है, नंबर होता है, तो वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब आपके सामने आता है व्यू टैब। व्यू टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा है फ्रिज पैन। तो यहाँ पर दे रखा है कि स्पेसिफिक रो और कॉलम को आप फ्रोज़न किया जा सकता है। वर्कशीट को सिर्फ फ्रीज किए हुए पार्ट को हम विजिबल देख सकते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकल आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सपोज इट आपने यहाँ पर कोई भी, अभी मैं इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए सपोज इट अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया RSCIT, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब अगर हमारे को, या फिर हमने लिख दिया सीरियल नंबर नेम क्लास, ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें क्या करना है, जैसे हम सपोज इट यहाँ पर एक्सेल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड करते करते अगर हमारे को लास्ट वाले पॉइंट तक हम पहुँच गए, जैसे कि 23। अब देखो 20 जैसे 8 9 कर रहा हूँ तो जो भी हमने ऊपर लिखा है हमारा जो हेडर है वो छुप रहा है। तो उसको छुपने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे और हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद में फ्रिज पैन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रिज पैन नहीं करना है, हमें रो को हेड मतलब फ्रिज करना है। जैसे हमने रो को फ्रिज किया तो देखिए अब जैसे अगर हम 28 29 तक पहुँचेंगे तो ऊपर वाला जो भी हेडर है हमारा 1 वाला वो हमें ईजिली दिख रहा है। तो हम उसको देखकर आसानी से यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली फ्रिज पैन का मतलब ये होता है कि हम जो कोई भी रो और कॉलम या फिर कोई भी एरिया को अगर हम फ्रिज पैन के ज़रिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो वहाँ पर हमें हमेशा के लिए विजिबल होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपको फ्रिज पैन का मतलब। अब इसके ऊपर में दे रखा है कि पेज लेआउट टैब। अब ये था व्यू के अंदर आपका फ्रिज पैन इंपॉर्टेंट था तो खाली इन्होंने उसी चीज़ को आपको डिस्कस किया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टैब आती है आपकी वो आती है पेज लेआउट टैब आती है। यहाँ पर दे रखा है कि वर्कशीट प्रिंट करने के लिए आपको फाइल टैब पर जाकर सेलेक्शन कर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड पर आपको प्रिंट सेटिंग व प्रिंट प्रीव्यू का अवलोकन दिखाई देगा। उसके लिए आपको वहाँ पर आइकन वगैरह शो करना होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार करके दिखा देता हूँ। हम फाइल टैब पे गए, यहाँ पर जाने के बाद हमने प्रिंट पे क्लिक किया। अब जैसे हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रिंटर का नाम आ जाता है, जो भी आपका प्रिंटर होगा। उसके बाद में सेटिंग दे रखी है कि आपको कौन सी प्रिंट करना है, कि एक्टिव शीट करना है, पूरी की पूरी वर्कबुक करना है, या फिर आपने कोई भी चीज़ को जो भी सेलेक्ट किया है उसी करना है। तो सपोज इट अभी हमें जो प्रिंट करना है वो सिंपल हमारा जो भी रिकॉर्ड है हमें खाली इसी ही सेलेक्ट कर प्रिंट करना है। तो अभी हमने यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक किया और हमने यहाँ पर ले लिया प्रिंट सिलेक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा प्रिंट सिलेक्शन वाला शो हो रहा है। अगर आपको एक से ज़्यादा 2 पेज चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर पोर्ट्रेट में आता है कि आपको शीट कैसे चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए कि पोर्ट्रेट में चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मार्जिन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नैरो वगैरह, स्केलिंग वगैरह आप फिट कर सकते हैं। देखिए स्केलिंग में क्या होता है, फिट शीट ऑन 1 पेज। आप चाहते हैं भाई हमारी शीट पहले पेज पे सेलेक्ट हो जाए, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, तो आप यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे फिट ऑल रो ऑन 1 पेज, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं जो भी, जब भी आप प्रिंट दें। तो आगे आइए हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको ये ऑप्शंस आपको करके दिखाया था, जो कि क्या होता है कि सभी सामग्री को एक ही पेज पर फिट करने के लिए एक स्केलिंग ऑप्शन का चयन करें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और ऐसे ही यूज़र की आवश्यकता के अनुसार
सभी कॉलम और रो को भी एक ही पेज पर फिट करके किया जा सकता है, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में दे रखा है कि आप एक पंक्ति सभी पृष्ठों पर दोहराना चाहते हैं, यानी कि आपको एक ही पंक्ति यानी एक ही आपको जो भी रो या फिर कॉलम को अगर दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रिंट टाइटल वाला ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, जो कि हमने ज़्यादातर यूज़ किया है, तो मैं इसे अभी टेबल में यूज़ नहीं करूँगा। आपको बस देखना है कि सॉर्टिंग और फिल्टर होता है क्या है। तो यहाँ दे रखा है कि एक अपनी वर्कशीट की डेटा का एक विशेष क्रम में आयोजन, वह उसे सॉर्टिंग कहलाता है। यानी उस डेटा को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना वह हमारा सॉर्टिंग में कहलाता है। जैसे कि एक स्कूल के छात्रों का हम अगर अल्फ़ाबेट से नाम को ऑर्डर कर देते हैं या फिर डेट, जिसमें कि हमारे को डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर वगैरह होता है, तो उसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि वर्णमाला के क्रम में सॉर्टिंग, यानी एक सेल में कॉलम का चयन कर जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम। अब देखो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को कहाँ मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा होम टैब में, ये वाला सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, सॉर्ट A to Z कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, जहाँ कर आपको अपने सीरियल नंबर, नेम, क्लास अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नेम चाहिए तो नेम के अंदर आप सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जैसे भी अगर आपने करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अभी हमने आपको बताए थे वो चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखी ये भी चीज़ आपको बताई थी हम सॉर्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, A to Z भी चून कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में सॉर्टिंग के बाद में आपके सामने आता है फ़िल्टरिंग। तो फ़िल्टरिंग क्या होता है, जब भी हम सॉर्ट कर लेते हैं तो उसमें हमारा वो फ़िल्टरिंग का काम दे रखा है कि इस तरह फ़िल्टरिंग की सुविधा भी फैसिलिटी को रिजल्ट के नैरो डाउन और आवश्यकता अनुसार ही सीमित डेटा को शो करती है। उदाहरण के लिए यदि आपको बोला गया है कि एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल करने वाले डेटा को शो करना है, तो हम यहाँ पर फ़िल्टर वाला ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है उस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे तो उसके ज़रिए हम डेटा को सेलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन थे कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, जो कि आपको काफ़ी इजी होता है जब भी हम टेबल वगैरह बनाते हैं। जब अब आपके सामने आ रहा है कि बुनियादी फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक हम आपको कवर करने जा रहे हैं, फार्मूला और फंक्शंस, यहाँ दे रखा है कि फार्मूला इक्वेशन है जो आपकी वर्कशीट में वैल्यूज़ और कैलकुलेशन का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं। यानी कि अब एक साधारण गणना, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक फार्मूला इक्वेशन सिंबल दिया हुआ होता है। जैसे कि सपोज आपको लिख दिया इजिकल टू 5 + 79, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 84। ऐसे अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे देते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज़ होती है, अगर आपने मैथमेटिकल अच्छे से कवर किया है तो आपको मालूम होगा कि बोर्ड मास का रूल। ठीक है, बोर्ड मास अगर आपको पता है तो अगर आप आसानी से यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड मास। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड मास कैसे वर्क करता है कि सबसे पहले बी से मतलब होता है ब्रैकेट। अगर आपका यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है तो आप ब्रैकेट को हटा दें, तो हमने इस वाले ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, अभी हम इस वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो अभी हमने इस वाले ब्रैकेट को हटा दिया। अब इसके बाद में आपको दे रखा है कि बी ओ ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ कर दिया। डी से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आप देखिए यहाँ पर डी से डिवाइड होता है, तो डी यहाँ पर हमारा डिवाइड कहाँ पर हो रहा है, तो डी हमारा डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 8 और 56 में। तो हम 8 में डिवाइड कर देंगे 56 का, तो यहाँ पर 7 टाइम यहाँ पर गया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 7। बाकी ये चीज़ जो मल्टीप्लाई दे रखा है हमारे को, और यहाँ पर दे रखा है हमारे को 89। ठीक है, 89 ऐसे हमारे यहाँ पर +5 दे रखा है, हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है हमारे को मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 89, जो भी है हमारा 89 है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना होगा वो हम आपको बताते हैं। कितना होगा आप लोग बताइए। 89 को जब भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 623। ठीक है, 623। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 623। ठीक है, 6 इधर लिख देते हैं 623, और यहाँ पर हो जाएगा +5। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद में हमारे सामने आता है एडिशन, तो हम एडिशन कर देंगे, यानी दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 628 हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर आपके सामने से इक्वेशन आ जाती है तो हम बोर्ड मास के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, देन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला जब भी हम वास्तविक एक्चुअल तथा वैल्यू संख्या के संदर्भ में सेल रेफरेंस का भी उपयोग करते हैं। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला को स्टार्ट करते हैं तो इक्वल वाले सिंबल का यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें इक्वल लगाना पड़ता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि इक्वल से हमने स्टार्ट किया है, तो इक्वल वाला सिंबल हमें कंपलसरी होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि हम एक्सेल के अंदर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर इक्वल वाला पोजिशन यानी फार्मूला हमें लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि एक सूत्र संपादित करने के लिए सेल पर क्लिक करें तथा एसोसिएट फार्मूला सूत्र बॉक्स पर प्रदर्शित होगा और सूत्र बदले और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए कैसे होता है वर्क, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज हमने इजिकल टू लिखा, इजिकल टू लिख के हमने E2 लिखा। जैसे हमने E2 लिखा तो हमारी सेल का जो एड्रेस है कि E2, तो देखिए यहाँ पर ब्लू ब्लू हो गया। अब हमने यहाँ पर प्लस कर देना है। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर E3, देखिए E3 आ गया। अगर हमने प्लस कर दिया E4 तो देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिक E4 आ गया। जैसे हम एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी 0 आया है क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है। सपोज अगर हम वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, देखिए अभी हमने तीनों वैल्यू इंसर्ट कर दी तो तीनों ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस होके आती जा रही है। तो इस तरीके से हम फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं जिसे हम बोलते हैं फंक्शन कि, यानी पहले से अगर कुछ भी फार्मूले वगैरह इसमें बने हुए होते हैं जिसे हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का लाभ ये भी होता है कि आप इसे सूत्र फार्मूला नहीं लिखना पड़ता है, सेविंग करना होता है। अब देखिए यहाँ पर एडिशन का जो फार्मूला आपको दे रखा है इजिकल टू सम B1 B2 और B3 दे रखा है कि इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं, जो कि हम आपको एक बार करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सपोज आपके सामने अभी हमने आपको करके दिखा दिया था, बट वापस करके दिखाते हैं। आपके सामने यहाँ पर 3 सेल वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर है B4, आपको नेम बॉक्स पे देखना है, B5 B6, यहाँ पर 3 आपको सेल वैल्यू दे के इनको आपको एडिशन करना है। सपोज यहाँ पर आपको करना है तो आपको सबसे पहले इजिकल टू टाइप करना होगा और यहाँ पर इस वाली सेल का एड्रेस पे क्लिक करना होगा। फिर आपको जो भी आपको चाहिए देखा आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको कॉमा लगाना है, तो आप सिंपल कॉमा लगाने से पहले आपको लिखना पड़ेगा सम फंक्शन, इसको बताना होगा और ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाना नहीं है। अगर आपके आगे है तो कॉमा लगाना है, नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएं, ब्रैकेट बंद करें और सिंपल एंटर प्रेस कर दें। जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर जो सम है वो आ चुका है, 16 होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अलग तरीके से भी सम कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम सम कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अब यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर फार्मूला बार जो टैब है इनकी वो ओपन की है, तो इसमें बहुत तरह तरह के, देखिए हम आपको फार्मूला टैब जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे फंक्शन लाइब्रेरी आपको दे रखी है जिनमें लॉजिकल फंक्शन वगैरह वगैरह इन सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्सेल में आपको जो फॉर्मूले कुछ दे रखे हैं कि सम का मतलब होता है सम करना, कि आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल को मूल्य को जोड़ने का जो काम करता है एक्सेल के अंदर जिसका नाम होता है उसे हम बोलते हैं सम। यानी कि हमें सम लिखकर हमारा फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। एवरेज सभी को मालूम है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज के लिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एवरेज लिखना पड़ेगा। अब काउंट होता है, काउंट का मतलब क्या होता है, सपोज आपको एक्सेल के अंदर यहाँ पर अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी अगर हमने यहाँ पर एक्सेल पे वर्क करना है, अब जैसे यहाँ पर हमें काउंट का फॉर्मूला लगाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इजिकल टू COUNT काउंट कर दिया। काउंट करने के बाद में अभी अभी वापस हम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इजिकल टू काउंट। अब हमने क्या कर देना है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, हमें कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, इन तीनों को काउंट करना है। हमने काउंट कर लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। यानी यहाँ पर कितनी वैल्यू हमारे सामने, 3 वैल्यू है तो 3 आ गया। तो काउंट का मतलब यहाँ पर ये होता है। अब यहाँ पर काउंट इफ़ का मतलब ये होता है कि हम एक क्राइटेरिया को मैच करा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को सेट कर सकते हैं, भाई हमें काउंटिंग में क्या क्या चाहिए। इसके बाद में मैक्सिमम का फंक्शन का क्या होगा, सपोज आपके अंदर सेल वैल्यू के अंदर आपको पूछा है कि कौन सी सेल वैल्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम मैक्सिमम का यूज़ करेंगे, और अगर हम कम का यूज़ करना है तो वहाँ पर हम मिनिमम का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद में कॉन्कोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्कोनेंट जो कि 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के काम में आता है। सपोज इट आपके सामने यहाँ पर जैसे अभी राम कुमार अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राम कुमार अलग अलग सेल के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि राम कुमार एक ही सेल के अंदर आ जाए तो सिंपल आपको क्या लिखना है, इजिकल टू कॉन्कोनेट और यहाँ पर इस सेल का एड्रेस और यहाँ पर इस सेल का एड्रेस, दोनों सेल का एड्रेस लिखकर एंटर प्रेस करना है। तो वो दो भी नाम अलग अलग हैं, राम कुमार, वो एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पर बोल रखा है कि 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट का स्ट्रिंग जोड़ता है। एक्सेल का इन्हीं सभी पर मैंने आपको
एक एक एग्जाम्पल देकर एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उन्हीं सभी प्रैक्टिकल देखकर उन सभी फॉर्मूलों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में लेफ़्ट में दे रखा है कि एक स्ट्रिंग के बाईं ओर से शुरू होने वाले कितने कैरेक्टर की संख्या बताता है, वो सभी आपको लेफ़्ट वाले फंक्शन में देखने को मिलेगा। राइट का मतलब राइट से शुरू होने वाले उन सभी की। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है LEN, जो कि आपने जैसे सपोज इट, अगर आपको अपने टेक्स्ट की स्ट्रिंग की लंबाई फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पर आपको =LEN लिखकर लिखना पड़ेगा। ऐसे ट्रिम का मतलब होता है ये हमारे टेक्स्ट की शुरुआत में जो भी स्पेस, अगर हम लिखने से पहले, नाम के लिखने से पहले अगर हम स्पेस दबा देते हैं तो उसको हटाने के काम आता है। लोअर, यहाँ पर हमें ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अपर, यहाँ पर हमें अपर केस में कन्वर्ट कर देता है जो भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमने आपके सामने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनके सभी प्रैक्टिकल और भी फॉर्मूलेज वगैरह जो एक्सेल पे हमने एक ब्राइट पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि उस वीडियो में इन सभी फार्मूलों के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब पूरा अच्छे से किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप पूरा उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको इन फार्मूलों के डाउट्स क्लियर होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने आपके सामने एक्सेल जो कि चैप्टर नंबर 12 है, जिसका पार्ट 1 आपके सामने रखा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।